नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप लगातार चुनावी कवरेज के न्यूज पर देख रहे हैं, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव और उपचुनावों के देश भर के नतीजे हम लगातार सुबह से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं कर्नाटक एक ऐसा राज्य है, वहां पर कांग्रेस पार्टी को धुआंधार जीत मिली है, प्रचंड जीत मिली है। और आज इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं आपके सामने, वो कर्नाटक के संदेश के बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर कर्नाटक ने इतना प्रचंड बहुमत देकर कांग्रेस पार्टी को क्या संदेश, क्या संकेत दिया है। वास्तव में कर्नाटक को दक्षिण का द्वार कहते हैं। दक्षिण भारत की लगभग 130 लोकसभा सीटें, यूं मानिए कि लोकसभा सीटें दक्षिण भारत में 130 लोकसभा सीटें हैं और उसमें पिछली दफा कांग्रेस पार्टी 28 लोकसभा सीटें जीती थी, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी 28 लोकसभा सीटें जीती थी। उसमें अकेले 25 लोकसभा सीटें कर्नाटक से थी। कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा सीटें हैं, 3 लोकसभा सीटें ही अन्य दल वहां जीत पाए थे। तो कुल मिलाकर कर्नाटक का संदेश, क्या संकेत, क्या इसके कोई 2024 को लेकर कोई मायने हैं या सिर्फ एक ये राज्य की विधानसभा का चुनाव है? ये बहुत सारे सवाल आज पूरे दिन लोगों के मन में आते रहे और शाम होते होते एक तरीके से जब वो टैली आपके सामने जो टिक रही है, वो 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं और भयानक पराजय हुई है। मैं भयानक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, भयानक पराजय हुई है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर जोर नहीं लगाते तो शायद ये 64 का आंकड़ा 40-44 के आसपास होता। 20-25 सीटें नरेंद्र मोदी ने जो ताकत लगाई एक स्टार कैंपेनर के जरिए, वो अपने आप में एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सम्मानजनक हार इससे मिल पाई है। लेकिन जहां तक बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी एक 2014 के बाद एक यूनिट के तौर पर पहली दफा किसी राज्य में चुनाव लड़ती नजर आई है। इतना कुशल प्रबंधन, इतना चुनाव मैनेजमेंट, और एक तरीके से उसने जानबूझकर बीजेपी को छेड़ा, चाहे वो मोदी पर आक्रमण हो, सीधा उन पर आक्रमण हो, उनकी तुलना किसी विषधर से करना हो, या फिर बजरंग दल वाला दांव। लोग कह रहे थे कि बजरंगी वाला दांव वास्तव में दिक्कत में आ गई कांग्रेस, लग रहा कि फाउल खेल दिया है। बहुत सारे विश्लेषक ये कह रहे थे कि ये सेल्फ गोल है, लेकिन बजरंगी और भाईजान दोनों को क्लब करके एक बजरंगी भाईजान वाला फार्मूला जो कांग्रेस पार्टी ने दिया, उससे इस दक्षिण के इस द्वार को बीजेपी के कब्जे से छीन लिया और अब पहरेदारी कांग्रेस पार्टी के पास है। कांग्रेस पार्टी के जो स्थानीय नेतृत्व था, ये जो कर्नाटक की विजय से बहुत 3-4-5 बड़े महत्वपूर्ण संकेत और संदेश जो मैं समझ पा रहा हूं वो निकल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक यूनिट की तरह लड़ती नजर आई, कांग्रेस यहां से यूनाइट हुई, और जो इसी वर्ष 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, तेलंगाना भी है उसमें, उनको लेकर एक अलग तरीके की रणनीति कांग्रेस, उसके लिए एक तरीके से एक अलग रणनीति और एक सारी चीज़ों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से एक उड़ान भरी है। और ये उड़ान, मुद्दों की भी उड़ान भरी है कांग्रेस पार्टी ने। अगर देखा जाए तो कर्नाटक का चुनाव वो मुद्दों पर लड़े हैं, जहाँ धर्म की राजनीति, धर्म और राजनीति का जो घमंजा है, कुल मिलाकर उत्तर भारत में घमंजा कहते हैं घोटने को लेकर, दोनों को मिला जुला के कि ना पता चले धर्म है ना पता चले राजनीति है, लेकिन वो बड़ा घातक फार्मूला होता है धर्म और राजनीति का। और भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो धर्म को राजनीति में घोटकर लोगों को ऐसी घुट्टी पिलाती है कि वो बिल्कुल लोग भाजपा करने लगते हैं। ये आरोप विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते थे। लेकिन अब देखा जाए तो गोधरा कांड के बाद गुजरात से जो हिंदुत्व का ज्वर उठा, उत्तर प्रदेश उसके लिए एक एडवांस प्रयोगशाला के रूप में निखर कर आया। और उत्तर प्रदेश जो संदेश गया 2014 में, वो पूरे देश में एक तरीके से माहौल बना। और नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार दिल्ली पर काबिज है और एक समय तो लगभग पूरे देश में भगवा फहरा गया था, पूरा देश ही भाजपामय हो गया था। लेकिन धीरे धीरे कुछ सब राज्य सरकारें गई, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस के जरिए कुछ अपनी सरकारें वापस भी की, लेकिन कर्नाटक में भी ऑपरेशन लोटस यहीं से शुरू हुआ था। और जब कर्नाटक 2018 में कर्नाटक में चुनाव हुआ था, उस वक्त जो स्थिति थी, कांग्रेस पार्टी को 80 सीटें और भारतीय जनता पार्टी 104 सीटें मिली थी, जेडीएस को 37 सीटें मिली थी। कांग्रेस पार्टी ने, जेडीएस और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन ये सरकार
नहीं चली ज़्यादा दिन, ऑपरेशन लोटस के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। येदियुरप्पा उनके सबसे अनुभवी नेता मुख्यमंत्री बने, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद कांग्रेस पार्टी ने रोटेशन के कारण उन्हें, या जो भी कारण रहा हो येदियुरप्पा को हटाने का, उसके कारण हटाकर जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कभी जनता दल के बड़े दिग्गज नेता SR मुंबई के बेटे बसवराज मुंबई को चीफ मिनिस्टर बनाया। और उसके बाद से अचानक जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक पहुंची तो हम सब जो उत्तर भारत में रहने वाले पत्रकार हैं, तब उनको पता चला कि अरे भाई ये तो कर्नाटक की बड़ी हालत खराब हो गई है। जब कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ने जब 20 दिनों तक कर्नाटक में लगभग 40-50 विधानसभा क्षेत्रों को मथा, तो और उन्होंने एक नारा दिया पेसीएम, जैसे एक पैसे ट्रांजैक्शन करने वाली एक तरीके से जो ऑनलाइन मुद्रा विनिमय करने वाली एक कंपनी है, उसी अंदाज में राहुल गांधी ने कहा पेसीएम करो। तब ये पूरे देश का जो ध्यान है वो कर्नाटक की तरफ गया कि अरे वहां तो बहुत भ्रष्टाचार हो रहा। एक तरीके से परसेप्शन बनाया राहुल गांधी ने कि पेसीएम करो, 40% सरकारा, 40% सरकारा, ये एक नारा दिया। यहीं से कांग्रेस पार्टी पर अटैक किया राहुल गांधी ने, माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी पर, और फिर यहीं से कांग्रेस पार्टी कदम कदम बढ़ी। लेकिन ये सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व की जीत नहीं है, ये जीत है, केंद्रीय नेतृत्व का योगदान हो सकता है, लेकिन ये जीत है कर्नाटक की। कर्नाटक के जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके कुशल प्रबंधन की, और खास तौर पर जो दलित चेहरा अपना अध्यक्ष बनाया कांग्रेस पार्टी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी कर्नाटक से आते हैं। जो समीकरण, सारी चीजें जो एक तरीके से आज जो संकेत और संदेश हमें इस जीत से मिले, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है। अगर वोटों का कंसोलिडेशन देखें तो SC जिस वर्ग से मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं सेंट्रल कर्नाटका में, वहां जबरदस्त तरीके से, अब चाहे सेंट्रल कर्नाटका हो, बॉम्बे कर्नाटका हो, SC और ST, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट ने बिल्कुल दबा के कांग्रेस पार्टी को वोट दिया खींचकर। और जो माइनॉरिटी है, जो मुस्लिम कर्नाटक का है, वो JDS और कांग्रेस में बढ़ जाता था, उसका फायदा बीजेपी को पहले मिलता था। लेकिन इस बार ये खबर है कि 90% से ऊपर मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को इंटैक्ट वोट दिया, जिससे JDS भी श्रिंक कर गई, 20 सीटों के आसपास JDS आ गई और कांग्रेस पार्टी 136 सीटों पर पहुंच गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बड़ा करारा झटका लगा है। एक इतने झटके की उम्मीद शायद किसी नेता ने वहां की हो। ये माना जा रहा था कि 80 के आसपास सीटें आ जाएंगी, लेकिन जो शुरुआती जो एक आकलन था, जो पोल ट्रैकर लग रहे थे, उसके मुताबिक ये माना जा रहा था कि 55-60 के आसपास कहीं आकर ये भारतीय जनता पार्टी टिकेगी। 60-65 ये ट्रैकर हो रहा था। लेकिन ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री जब कूदेंगे तो करिश्मा कुछ और होगा, ये कम से कम बहुमत के आसपास होगी। लेकिन क्या पता था कि जो वहां का जो कर्नाटक का नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो ये मानकर चल रहा था केंद्रीय नेतृत्व को ये इतना माइलेज तो दे ही देंगे, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी उससे भी बहुत नीचे थी। और प्रधानमंत्री की इतनी मेहनत के बावजूद ये आंकड़ा आपके सामने है। हार की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है। अभी तक कोई निकल कर सामने आया नहीं है। मुंबई साहब आए और बड़े भले आदमी ऐसा लग रहे हैं बातचीत में, वो कह रहे हैं ठीक है हम समीक्षा करेंगे और लोकसभा चुनाव में वापसी करेंगे। लेकिन बड़ा कठिन है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वहां मुद्दे उठाए हैं महंगाई के, और जो मेरे पास आंकड़ा है उसके मुताबिक 32% लोगों ने महंगाई पर वोट दिया है। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, उस पर वोट दिया है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। तो और उसके अलावा जो 5 गारंटी दी हैं उन्होंने गरीबों के लिए, राहुल गांधी ने आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि कांग्रेस में नेताओं ने एक दूसरे को ओवरलैप नहीं किया श्रेय लेने के लिए। जब मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसी वक्त राहुल गांधी को अपनी मां के घर से, आजकल वो अपनी मां के घर में रह रहे हैं 10 जनपद पर, और उसी से जुड़ा हुआ जो दिल्ली का 24 अकबर रोड है कांग्रेस कार्यालय, वो वहां पर थे, उन्हें आना था। लेकिन उन्हें पता चला कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अगर राहुल गांधी आएंगे तो सारा फोकस खड़गे से उनकी तरफ चला जाएगा। इसलिए उन्होंने वेट किया, और खड़गे ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की, उसके बाद राहुल गांधी आए। राहुल गांधी ने इस विधानसभा चुनाव के जो संकेत और संदेश के जरिए एक अलग ही संकेत दे दिया पूरे देश को। और उन्होंने कहा कि ये लड़ाई कर्नाटक की एक तरीके से क्रोनी कैपिटलिस्ट की थी। जो पूंजीवादी थे, एक जो क्रोनी कैपिटलिस्ट थे, उनकी और वहां की गरीब जनता के बीच क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत और क्रोनी कैपिटलिस्ट लोग जो चुनाव में इन्वॉल्व थे, उनका यह आरोप था। और कर्नाटक की जनता की ताकत के बीच लड़ाई थी, और ये लड़ाई कर्नाटक की जनता की शक्ति ने जीत ली है। राहुल गांधी ने क्या कहा, सुनिए। चुनाव में नमस्कार। सबसे पहले
सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से यह लड़ाई नहीं लड़ी, हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी। और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। सबसे पहले राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत का बाजार बंद हो गया है, मोहब्बत की दुकानें खुल गई हैं कर्नाटक में। बहुत बड़ी बात। और लगातार ये बात वो अपने जो कैंपेन था भारत जोड़ो उसमें ये उठाते रहे हैं। एक तरीके से निशाने पर बीजेपी के अंदर के जो नेता थे उनके निशाने पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष भी थे, क्योंकि उनका भी ये गृह राज्य है। और संतोष पर तरह तरह के आरोप जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी जैसे नेता जो बीजेपी जिन्हें छोड़कर जाना पड़ा वो लगा रहे थे कि संतोष ने एक ऐसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था वहाँ बना दी है, एक अजीब स्थितियाँ उन्होंने क्रिएट कर दी, जिससे जो OBC है और जो दलित समाज के लोग हैं वो नेता अपने आप को घुटा महसूस कर रहे हैं। ऐसे आरोप संतोष पर लगाए थे। इसी तरीके से प्रहलाद जोशी एक बड़े रणनीतिकार के रूप में गुजरात, महाराष्ट्र के तमाम, राजस्थान, वो इधर उभर रहे थे। लेकिन ये दोनों के लिए बड़ा झटका है। अभी तक खैर उन दोनों में से कोई आगे आया नहीं भी जिम्मेदारी लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी रैलियां की थी, बजरंगबली का मुद्दा उठाया था, अपने अपमान का मुद्दा उठाया था। लेकिन क्या कर्नाटक ने सारे मुद्दे नकार दिए? और नकार कर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, उनकी सरकार बना दी। लेकिन कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा संकेत और संदेश है, उसको आगे किस तरीके से करना है ये भी कर्नाटक की जनता ने रोड मैप दे दिया है। लेकिन क्या कर्नाटक का जो परिणाम है वो क्या आगे कांग्रेस पार्टी ले जा पाएगी विधानसभाओं में? और क्या ये मुद्दे जो कर्नाटक के सबसे अहम मुद्दे हैं, लेकिन जो सबसे और इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी का जनादेश उसको भले ही नहीं मिला है, जनादेश उसके खिलाफ है, लेकिन जनाधार उसका बहुत किसका नहीं। 36 से थोड़ा ही कम परसेंटेज उसका वोट आया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी उछाल मारा, उसका वोट परसेंटेज 43 पहुंचा है। जेडीएस 18 से 13 पर आ गई, सबसे भारी नुकसान जेडीएस को हुआ है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को वोट परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन सीटों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को बहुत भयानक नुकसान हुआ है। ये संकेत और संदेश क्या कहते हैं? बहुत सारे मायने हैं। नेतृत्व विकेंद्रीकृत होना चाहिए या केंद्रीकृत होना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न कर्नाटक ने उठा दिया है, क्योंकि बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने आक्रामक प्रचार किया था और बंगाल भी हार गए थे, लेकिन वहाँ ये कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी की सरकार थी और वास्तव में बीजेपी ने अपनी सीटें बढ़ाकर एक तरीके से सफलता ही पाई है। लेकिन यहाँ कांग्रेस की जो स्थिति है उसको बहुत, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जो स्थानीय नेता थे वो हल्के में ले रहे थे, या जो केंद्रीय नेतृत्व नहीं समझ पा रहा था, स्थानीय नेतृत्व कह रहा था कुछ बातें, संकेत और संदेश दे रहा था। ये बहुत सारे मायने भी अपने अपने तरीके से अलग है। क्या BS येदियुरप्पा को नज़रअंदाज किया गया? क्या बहुत सारे कारण हैं। लेकिन एक कांग्रेस को चौतरफा वोट मिला,
जो बीजेपी लिंगायत पर अपना प्रभुत्व बताती थी, लिंगायत वोट भी बहुत कटा, ओकालिंगा के सबसे बड़े नेता के रूप में डीके शिव कुमार उभरे। और एक अलग तरीके से एक ये भी संकेत है कि जो अगर आप क्षेत्रीय छत्रपों को संभाल कर रख सकते हैं और उनके जरिए अगर प्रदेशों में राजनीति आप करते हैं तो फिर आपको परिणाम कर्नाटक जैसे मिल सकते हैं। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे कैंपेन को, सत्ता को केंद्रीकृत करके रखा था। और ये भी एक तरीके से क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी इस रणनीति पर विचार करेगी? क्या धर्म और राजनीति का जो घोल है, क्या उस पर भी पुनः विचार करने की आवश्यकता होगी? बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे सवाल हैं, मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अब सीधे मेहमानों के पास चलते हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है। कर्नाटक की बहुत ही प्रखर और वरिष्ठ पत्रकार स्वाति चंद्रशेखर, जो लगभग 7,000 किलोमीटर की यात्रा चुनाव के दौरान स्वाति ने वहाँ की, हमारे साथ सीधे बेंगलौर से जुड़ी हैं। स्वाति जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और बिलाल सब्जवारी साहब हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझने वाले। बिलाल भाई, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और शैलेश जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के नेता हैं, झारखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। और आपका भी बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई। मैं सीधे स्वाति चंद्रशेखर के पास जाऊंगा। स्वाति जी, कर्नाटक का जो जनादेश है, संदेश है, वो बहुत स्पष्ट आ गया। अब वो उन्होंने कोई गुंजाइश ही नहीं रखी कि कोई ऑपरेशन लोटस चलाओ। उन्होंने बिल्कुल क्लियर मैंडेट दे दिया कि जाओ भाई, हमें अब ये लंगड़ी लूड़ी सरकार नहीं चाहिए कि कल आपने गिरा दिया, परसों आपने गिरा दिया, नहीं चाहिए। उन्होंने क्लियर कर दिया। 2013 के बाद मुझे लगता है कि इस तरह का बहुमत पहली बार ही मिला। 2013 के बाद 18 में भी इस तरह का बहुमत किसी को नहीं था। वहां भी आधा अधूरा त्रिशंकु टाइप मसला था। लेकिन ये तो क्लियर मैंडेट है और इसे प्रचंड बहुमत ही कहा जाएगा। इसमें कहीं कोई अब बचा नहीं कुछ कहने को। तो ये जीत क्या संकेत, क्या संदेश? और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो जिन मुद्दों पर यहाँ चुनाव लड़ा गया, क्या वो मुद्दे आगे महत्वपूर्ण होने वाले हैं विधानसभा के चुनावों में, लोकसभा के चुनावों में? स्वाति चंद्रशेखर दुर्गेंद्र जी, आप ये है कि आप कह रहे थे 2013 से 2013 पे तो 122 सीट मिली थी कांग्रेस को। एक्चुअली 30 साल के बाद कर्नाटका में इतना बड़ा बहुमत कोई पार्टी के लिए आए हैं। जयेश पटेल की सरकार के बाद पहली बार इतना बड़ा बहुमत एक नेशनल पार्टी के लिए, रीजनल पार्टी जो भी है, तो फिर सरकार बनाने के लिए कामयाब जो हुई है। इतना 130 पार करना मतलब कर्नाटका के लिए कोई एक पार्टी के लिए बहुत बड़ी इशू है। और खास करके आप मान लो कि ऐसे स्थिति पे जहां पे आपके पास मोदी है, बीजेपी के पास अमित शाह है, बीजेपी के पास पूरा एक नेटवर्क जो था, मोदी, योगी, अमित शाह, हेमंत बिस्वा शर्मा, देवेंद्र फडणवीस, आप जिनको देख लीजिए तो फिर पूरा उभल रहे थे हर पूरे कर्नाटका में। हमको तो लग रहा था कि ये क्या अभी 24 के चुनाव चल रहे हैं कि 23 के चुनाव चल रहे हैं। तो ऐसे जी ऐसे एक स्थिति तो जरूर कर्नाटका में थी। और जो भी जीत है इसके लिए पूर्ण तरीके से कांग्रेस को बहुत बधाई देना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी कमियां हैं कांग्रेस के अंदर, मान लीजिए सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार दोनों बड़े स्तर के लीडर हैं अपने अपने एक कोटि पे, और उन दोनों को एक तरफ लाना और वो दोनों इतना चुप रहे, जितने भी बीजेपी कोशिश की उनको भड़काने के लिए। अच्छा, मैं एक बात ऐड कर दूं। आपसे हमारी कभी आज से 6-8 महीने पहले बात हो रही थी, तो आप कह रही थी कि अगर ये दोनों साथ आ गए तो कांग्रेस अजय है, फिर कोई हरा नहीं सकता। वो प्रोडिक्शन मुझे आपका अच्छी तरह याद है। आपने ऑफ स्क्रीन कभी दिल्ली में हमारी आपकी बात हुई थी तो मैंने पूछा था, स्वाति जी क्या होने वाला वहां पर, तो आपने कहा था कि दुर्गेंद्र जी, अगर डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया को कांग्रेस मैनेज कर ले गई तो फिर वो ऐसा अचूक मिश्रण बनेगा कि उससे पार पाना बहुत मुश्किल है, और वही नतीजों में दिख रहा है। स्वाति जी बिल्कुल ये साफ है। देख लीजिए क्या है कि अगर आप एक तरफ से तो बीजेपी तो प्लेटफॉर्म दे रखे थे कांग्रेस को कि भाई ले लो 40%, भाई ले लो महंगाई, भाई ले लो हमारे पेसीएम कैंपेन, भाई ले लो मिस गवर्नेंस, भाई ले लो हम सिलेंडर के दाम इतना बढ़ा दिए हैं कि आप कुछ भी कर लो कि हम तो हारने के लिए तैयार है। एक तरफ की माहौल तो बीजेपी तो साफ दे दिए थे कांग्रेस को, और दूसरी तरफ आप देख लो कि दक्षिण भारत की जो भी राजनीति है ना, वो हमेशा नेता के ऊपर चलते हैं। आप हरियाणा में एक वीक चीफ मिनिस्टर रख सकते हो, आप कहीं और एक वीक चीफ मिनिस्टर की कोशिश कर सकते हो, पर कर्नाटका में या गुजरात में आप ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, पर कर्नाटका में ये कभी नहीं होता। कर्नाटका हो या आंध्रा हो, तेलंगाना हो, इधर एक
इलेक्शंस आप मानोगे कि नहीं मानोगे, एक मूवी की तरह चलते हैं। जी हम जी इतने जी हम इतने इमोशनल लोग हैं। आप अगर दक्षिण भारत की मूवीज भी देख चुके हैं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हम हमेशा एक फैंटेसी में जीते हैं। अगर वो फैंटेसी अगर आप नहीं ला पाए संगठन के द्वारा या किसी के भी द्वारा, अगर आप मोदी का चुनाव को भी देखोगे 2014 पे, वो एक सिम्मा जैसा ही था, ठीक है। तो वो अगर आप स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं दिखाओगे, आप कांटे की टक्कर देने वाले लोगों को जो छवि है वैसे नेताओं को आप अगर नहीं ला पाओगे तो फिर संगठन नहीं बढ़ेगा, आप जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। ये साफ मैसेज है शायद दिल्ली बीजेपी के लिए, मुझे लगता है। जी जी बिलाल भाई, स्वाति जी ने कहा कि भाई दक्षिण के लोग बड़े इमोशनल होते हैं। स्वाति जी, हम लोग भी बहुत इमोशनल हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल कतई नहीं। लेकिन हम ये बात सही है कि दक्षिण के लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं। वो अपने चाहे फिल्म स्टार हो उस पर मर मिटते हैं, चाहे अपना नेता हो उस पर मर मिटते हैं। और वहाँ चेहरों की राजनीति बहुत है दक्षिण में। वो मतलब बड़े घातक कदम लोग उठा लेते हैं। ये दक्षिण को लेकर बड़ी दीवानगी है, चाहे अपना राजनेता हो, चाहे पॉलिटिकल हीरो हो, चाहे सिल्वर स्क्रीन का हीरो हो, पर्दे का हीरो हो। ये तो बात है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। बिलाल भाई, स्वाति जी ने कहा कि भाई बीजेपी ने बहुत सारे मुद्दे खुद ही दे दिए थे कि लो आओ जीतो। जी देखिए दुर्गेंद्र जी, यकीनन स्वाति दक्षिण भारत से आती है और वो एक एक्सपर्टी रखती है अपने खासतौर से दक्षिण भारत के राज्यों। लेकिन जिस तरह से वहां चुनाव हुआ और क्षेत्रीय छत्रपों की जिस भूमिका पर बात की आपने और जिस पर स्वाति ने भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो क्षेत्रीय छत्रप राज्यों की राजनीति में हमेशा से भारत में महत्वपूर्ण रहे। इसको आप इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने क्षेत्रीय छत्रप येदुरप्पा को दरकिनार करने की कोशिश की तो क्या हशर हुआ, और जब कांग्रेस ने अपने क्षेत्रीय छत्रप DK शिव कुमार और सिद्धारमैया को एक साथ लाने की कोशिश, तब क्या नतीजा हुआ। तो क्षेत्रीय छत्रपों की जो भूमिका रही है वो राज्य के विषय को बहुत महत्वपूर्ण समझते, बहुत गहराई से समझते हैं। वो राज्य के सही मायनों में एक राष्ट्रीय चेहरे होते हैं, वहां की नब्ज को, वहां की हवा को भांपते हैं और उनका पूरा जीवन का योगदान, राजनीतिक योगदान अपनी क्षेत्रीय मुद्दों पर, क्षेत्रीय राजनीति पर और साथ ही साथ राज्य के विषय से संबंधित होता है। इसलिए वो वहां पर कनेक्ट रखते हैं। तो इसलिए क्षेत्रीय छत्रपों की जो भूमिका यकीनन हर एतबार से राजनीति में महत्वपूर्ण होती है। एक तो यह पहलू हो गया। साथ ही साथ मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि जो जनता दल सेकुलर जो अपने आप को किंग मेकर की भूमिका में बार बार क्लेम कर रही थी, और जिस तरह से चुनाव आने के बाद उस जनता दल सेकुलर के एक प्लेटफॉर्म से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि हमें दोनों पार्टी से संकेत मिल रहे हैं और हमने निर्णय रिजर्व कर लिया है कि और हमें जिधर जाना वहां जाएंगे। साथ ही साथ कुमार स्वामी जिस तरह से फौरन सिंगापुर चले गए, तो ये सब चीजें बताता है कि धर्मपेक्षता की राजनीति को जिस तरह से देवगौड़ा ने कर्नाटक के अंदर एक नीतिगत रूप से एक स्थान दिलाया था, वो जिस तरह से कुमार स्वामी के नेतृत्व में आके उस धर्मपेक्षता की वैचारिक राजनीति को जो झटका लगा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, वो बड़ा चिंता का विषय है कि क्षेत्रीय दल सत्ता के लिए किस तरह से विचारधारा की राजनीति को कुर्बान करने के लिए तैयार है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का काउंटर किसी भी बड़े नेता की तरफ से इमीडिएटली नहीं किया गया था। एक परसेप्शन के अंदर ये बात क्रिएट हो रही थी कि अगर जनता दल सेकुलर उभर कर आता है और कांग्रेस को जरूरत पड़ती है तो पोस्ट पोल अलायंस की संभावना है। तो मैं यहां कहना चाहूंगा कि शायद मैंने आपको पिछले वीक इस डिबेट में कहा था कि जनता दल सेकुलर को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जी, तो जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ना ही तो भारतीय जनता पार्टी के साथ संख्या के आधार पर जा सकते हैं और ना ही कांग्रेस के साथ जो एक वेटेज मिलना चाहिए था वो अब मिल पाएगा। तो यकीनन वैचारिक रूप से और
जो जनता दल सेकुलर को नुकसान हुआ है वो कर्नाटक की राजनीति में संकेत देता है कि आप किस तरह से, अगर आप मिलके पॉलिटिक्स करते हैं, किसी हैंड इन ग्लव्स भारतीय जनता पार्टी से इंटरनल मिलके पॉलिटिक्स करते हैं, तो उसके अंजाम क्या होंगे। दरअसल जनता दल सेकुलर को जो कांग्रेस का एक मास्टर स्ट्रोक है बजरंग दल पर प्रतिबंध की मांग जो की थी, वो इस परिप्रेक्ष्य में की गई थी कि पीएफआई पर कांग्रेस ने वहां पर भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाया था कि आप इसको बैन कीजिए। और उसकी वजह यह थी कि पीएफआई एक वो क्षेत्रीय दल था जो एक तरीके से लार्जर कंसेप्ट में अगर देखा जाए तो कांग्रेस के वोट शेयर में ही कटिंग कर रहा था। साथ ही साथ उसके अंदर ऐसे तत्व शामिल थे जिस पर बहुत सारी आपत्तियां हो रही थी। तो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी ये थी कि पहले हम पीएफआई पर पाबंदी की बात करेंगे और इस पर दबाव बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी पर, और भारतीय जनता पार्टी उस ट्रैप में आई। तब कांग्रेस ने अपना सेकंड प्ले कार्ड किया, तब उन्होंने बजरंग दल को उसी प्लेटफॉर्म पर रखकर बजरंग दल पर प्रतिबंध की मांग कर दी। तो वो ट्रैप में भारतीय जनता पार्टी फंसी, और जिस तरह से बजरंग दल पर पोलराइज करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने वहां की, वो तो पोलराइज बहुसंख्यक वोट नहीं हो पाया, बल्कि रिवर्स स्विंग के चलते बजरंग दल पर जो मांग की गई प्रतिबंध की, वो माइनॉरिटी वोट बैंक में एक मैसेजिंग के रूप में गई और उसका एडवांटेज कांग्रेस ने उठा लिया। निश्चित तौर पर बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें। और जो ये बजरंग दल वाला मसला था, जब ये घोषणा पत्र कांग्रेस का आया तो मुझे भी लग रहा था कि बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे थे, देश के तमाम विश्लेषक भी इस बात को कह रहे थे कि लग रहा सेल्फ गोल कांग्रेस कर चुकी है। पहले मोदी जी पर टिप्पणी करके खड़गे जी ने कुछ कर दिया और अब सेल्फ गोल एक ये भी कांग्रेस ने कर लिया, ये बातें आ रही थी। लेकिन उसके बाद जब दक्षिण भारत की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझने वाले बहुत ही वरिष्ठ संपादक एस हनुमंत राव जी से मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि लग रहा कि फिर कांग्रेस फंस गई बीजेपी के चक्कर में और बहुत मुश्किल होगा। तो उन्होंने उसी वक्त 15-20 दिन पहले जब ये मुद्दा उठा था, उन्होंने मुझे बताया था कि नहीं दुर्गेन जी, ये वास्तव में कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है। और जो आप बात बता रहे हैं कमोबेश लगभग यही बातें उन्होंने मुझे बताई थी। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, कांग्रेस कितने चातुर्य और कितने राजनीतिक कौशल से वहाँ चुनाव लड़ रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नाटक से हमारे साथ श्रीनाथ श्वेताद्री जुड़ गए हैं। श्रीनाथ जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका, और आपके मतदाताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं जिन्होंने आपको वोट दिया, आप पर विश्वास जताया, और 2024 में आपकी पार्टी बहुत अच्छा करे, मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। श्रीनाथ जी, बिलाल जी जैसे कह रहे थे कि कुछ चीज़ें बड़ी उल्टी पड़ गई। हालांकि आप लगातार ये कह रहे थे कि नहीं, विकास का मुद्दा है और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ कई डिबेट हम कर चुके हैं और बातें रख रहे थे। क्या दिक्कत हुई कि नंबर्स, पूरा देश का मीडिया मान रहा था कि भाई 70-80 पहुंचेगा, मोदी जी लगा देंगे जोर तो 20-30 और बढ़ जाएगा, और उधर कुमारस्वामी अगर आ गए तो मामला बन जाएगा, कांग्रेस फिर 5 साल सूखे में रहेगी। लेकिन सब कुछ पलट गया बिल्कुल। बड़ी वजह 3 क्या मानते हैं आप इतनी बड़ी पराजय की? इसमें हम तो एनालाइज करना पड़ेगा इसका ऊपर जो हुआ है उसको क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग अपना ही मेजॉरिटी सोच रहा था। वी वर नॉट लुकिंग एट जनता दल को साथ में लेके बनाने का सोच भी नहीं था हमारे बीच में। मगर इसमें क्या हुआ है, व्हाट आई फील इज, one is the percentage of votes, if you take, we dropped from 36% to 35% नीचे गया है, and Congress vote share has gone far ahead, and this particular problem is that 36% में जो कम हुआ है उसमें we have taken more votes in the Mandya district, old Mysore area, which is not our core area, so thereby the distribution in the state में जो distribution vote होना था वो नहीं हुआ। उसके वास्ते we had to face this particular problem. The difference between us and Congress is approximately about 7%. Fine, we need to accept the verdict of the people, and they have supported us to get 65 seats. We are thankful to them for that. मगर क्यों हुआ? You see, there were a few things. I think we declared a lot of programs in the last 2-3 months, but we were not in somehow the planning was not very clear
that we did not take it to the people correctly. I think there we failed because Congress announced few things that they took it to the people in the last 4 months. We were really caught somewhere in between because Bommai government announced a lot of schemes for the women's self-help group, then employment. स्वाति जी आ रहा हूँ आपके पास, स्वाति जी आ रहा हूँ, श्रीनाथ जी को जरा कंप्लीट करने दीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। श्रीनाथ जी प्लीज। So these ideas we couldn't carry it to the people. लोगों के पास ये नहीं लेकर गया ठीक तरीके से, एंड देर बाय उन लोगों को जो क्या सोच में आया, ये लोग हमारा प्रॉब्लम का ऊपर सोचता ही नहीं, ये थॉट था उन लोगों पे. Because of that, I am very sure that we have lost the balancing percentage between us and Congress. That is about 3%. If 3% Congress had got less and we had got 3% more, I think always we take 3% lesser vote percentage than Congress and we take higher seats than Congress. But that transitional moment got shifted because this gap increased. So I think we need to really find out why we did not take it. श्रीनाथ जी बहुत आदर के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके पास इतनी बड़ी मशीनरी, राज्य में आपकी सरकार, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व का सबसे बड़ा नेता, विश्व के सबसे बड़े रणनीतिकार, और उसके बाद भी आपकी सरकार अपने अच्छे कामों को नहीं वहां पहुंचा पाई, ये बात पच नहीं रही, बिल्कुल नहीं पच रही। मैं बहुत साफ गोई के साथ में, चूंकि आज मैं आपके जले में नमक नहीं छिड़कना चाहता, मैं बहुत आदर पूर्वक पूछ रहा हूं, चूंकि आज स्थिति ऐसी है, मना स्थिति कोई भी दल और कोई भी नेता जब इतनी बुरी तरह हारती है पार्टी, जाहिर सी बात है नए सिरे से चिंतन मंथन चलता है। लेकिन वो पार्टी जिसके नेता जो अध्यक्ष है प्रदेश के, वो लंबे समय तक जेल में रहे, ईडी पीडी सीडी जितनी दौड़ाई पड़ी थी कांग्रेस के नेताओं को, भागे घूम रहे थे वो, उसके बाद भी अगर इस तरह का कैंपेन डिजाइन करके जनता में परसेप्शन बना ले गए कि भाई जो सरकार कह रही है झूठ है, जो हम तुम्हें करेंगे वो सही है, तो फिर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति पर विचार करना चाहिए कि उसके धर्म की पिच पर जाना चाहिए कि नहीं, उसे कैसे अब लड़ना है चुनाव, क्या केंद्रीय नेतृत्व के हवाले पूरा कर देना चाहिए, और यहां पर जो स्थानीय नेतृत्व है क्या वो सक्षम नहीं था या केंद्रीय नेतृत्व ने उस पर विश्वास नहीं किया, जैसे बंगाल में हुआ कि सारा केंद्रीय नेतृत्व सारा झुके हुए थे वहां पर, और अंत में जब नतीजे आए तो पता चला कि हार गई। आई एग्री। मैं बात बोलिए 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 कृपया बोलिए। इसमें आप जो बोल रहे हैं वो ठीक ही तो है। इसमें मंथन होना चाहिए। इसमें से when we come out, I think I'm quite sure now we have lost. I mean, the new leadership will evolve over a period of time. See, there was a shortfall on there was always a comment that the local leadership is not strong. Only you are bringing central leadership for this. It was not true. We are very serious about any election that both central and the state leaders work on that. So there might have been certain situation wherein this particular thought process must have come. And now I think we will think, and I think I'm very sure the new leadership will evolve in the state, and we will have to learn the lessons out of this, whatever has happened. बात है। It is, I mean, I would like to congratulate the Congress party for having got this kind of a majority. I mean, it's really amazing and it is very nice. They have been able to give a stable government out of this. I'm quite confident of that. ठीक बात है। But, well, I mean, that type of person, I will have to congratulate the people who manage their campaign. But coming on to our side, I think we need to the new leadership has to evolve. The younger generation has to move up. I think that's what we will come up with over a period of time. ठीक बात है। I'm quite confident that BJP will do that. बिल्कुल ठीक बात है। स्वाति चंद्रशेखर कुछ कहना चाह रही हैं, फिर मैं शैलेश के पास जाऊंगा। स्वाति जी। श्रीनाथ जी नमस्ते, कैसे आप? Oh, fine. Long time I haven't seen you. हाँ जी हमारे पुराने साथी मतलब जी, मतलब एक बात मैं एक्चुअली श्रीनाथ जी से पूछना चाहती हूँ। देखिए, कैंपेन एक तरफ से ये हुआ था, मुझे अभी भी याद है जब बागलकोट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की कैंपेन चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि सारे जितने भी बागलकोट में नेता है, आप मान लो मुधोल की गोविंद कारजोल है, मुरुगेश निराणी है, गुरुराज गुड़गुंटी है, ये सारे कोई छोटे मोटे नेता नहीं है दुर्गेंद्र जी। जो मुधोल का कारजोल मैं कह रही हूँ, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा था, मुरुगेश निराणी सीएम कैंडिडेट के नाते ऑलमोस्ट डिक्लेयर हो गया था, तो फिर बाद में बम्बई बन गए थे। ये लोग हार गए, और उस समय जब बागलकोट में मैं 15 दिन की पहले की बात कह रही हूँ,
गृह मंत्री जी ने कहा आप इन तीनों को वोट नहीं दे रहे हो, आप मोदी को वोट दे रहे हो, मोदी को झोली पे वोट डाल दो। इसका मतलब क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप इन लोगों के भरोसा छोड़ दिया, या इसका मतलब अगर भरोसा छोड़ दिया तो टिकट क्यों दिया? स्वाति जी, मैं बार बार तो यही कह रहा हूं कि केंद्रीय नेतृत्व को झोली क्यों फैलानी पड़ी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। मुझे जब श्रीनाथ जी ने बहुत इजीली बात टाल रहे थे ना कि नहीं बहुत श्रीनाथ जी बड़े भले आदमी है, स्वाति जी बहुत भले आदमी है, ही इज ए नाइस पर्सन। मतलब पॉलिटिक्स में ऐसे लोग भी हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है, बहुत बहुत भले आदमी जी। इसमें क्या होता है, पॉइंट आई अंडरस्टैंड। मोदी जी हमारा सुप्रीम लीडर है, बट आई टोल्ड यू नो 2 पॉइंट मैं आपको पहले ही नहीं, स्वाति जी ये कह रही हैं कि आपके सुप्रीम लीडर को भी डेंट हुआ है, आप बच नहीं सकते, उनका चेहरा बचा नहीं सकते आप, ये वो कह रही हैं। जिम्मेदारी आपका स्टेट प्रेसिडेंट लेंगे, मुख्यमंत्री लेंगे या प्रधानमंत्री लेंगे, आप बता दीजिए मुझे, क्योंकि इन दोनों के ऊपर तो ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आपके कैंपेन किए हैं, कौन जिम्मेदारी कौन लेने वाला है एक्चुअली हार की? बताइए श्रीनाथ जी, स्वाति जी का बड़ा मौजूद प्रश्न है, बोलिए। वो तो ये प्रश्न को 2-3 दिन टाइम दीजिए, कौन लेगा दे के बता दूंगा। चलिए, बहुत लाइन में मैं शैलेश जी के, शैलेश सिंह कांग्रेस के नेता हैं। ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ कलेक्टिव लीडरशिप हैज टू टेक इट, देयर वर सर्टेन फ्लॉज कुड बी, दैट्स व्हाई वी वर नॉट एबल टू प्रोजेक्ट। तो आज कलेक्टिव लीडरशिप को भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली कार्यालय में वैसे ही आना चाहिए था, जब जीत के बाद पूरी कलेक्टिव लीडरशिप आपकी आती है और कहते हैं हाथ जोड़ के मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, ऐसे करते तो अच्छा लगता, करना चाहिए था। आज नहीं आए, कोई पत्रकार मारे फिर रहे हैं, बाइट देने को कोई तैयार नहीं है, कोई दरवाजे नहीं खुल रहा है, बच के भाग रहे हैं। सुबह मैं देख रहा था रविशंकर प्रसाद और गिरिराज सिंह को, वो केरला फाइल देखने गए थे, पत्रकारों ने दौड़ा लिया, तो वो ऐसे कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका होता है भाई? कांग्रेस के नेता हमारे साथ झारखंड से जुड़े हैं। शैलेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। आपकी पार्टी ने वहाँ ग्रैंड विक्ट्री की है, प्रचंड बहुमत आपकी पार्टी को मिला है, लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आप पर आई हैं। भारतीय जनता पार्टी को जनादेश नहीं मिला है, लेकिन जनाधार उनका खिसका नहीं है, 0.1% वोट कम हुआ है उनका, जनाधार उनका है। और पिछली बार उनको 36% वोट मिलकर उनकी सीटें 104 थी और आपकी 38 के बाद भी आपकी सीटें 80 थी। इस बार आप 43 पे भले ही 136-137 पर इतरा रहे हो, लेकिन जब जनाधार नहीं खिसकता किसी दल का तो कभी भी फाइट बैक कर सकता है। तो इसलिए आप लोकसभा को लेकर एकदम मुतमईन मत हो जाइए। शैलेश जी, पहले तो जीत की बधाई, सभी लोगों को बधाई और आपको विशेषकर बधाई। दरअसल जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की कर्नाटका से शुरुआत की, कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक शुरुआत की थी, और जो जन समर्थन उनका मिल रहा था, लोगों का जन समर्थन मिल रहा था, और जिस सच्चाई से उन्होंने यात्रा को चालू किया था, उस सच्चाई को लोगों ने देखा और उसको एक्सेप्ट किया। बीजेपी के जितने भी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जितना भी हमला किया उन पर, उतना ही लोगों का समर्थन और मिलता गया। आपने देखा होगा कि जब जब यात्रा बढ़ती गई, भीड़ और बढ़ती गई, हमला और तेज होता गया, भीड़ और बढ़ती गई। कर्नाटका से शुरुआत करने का कारण भी यही रहा और उसका परिणाम भी आपने देखा। अभी चुनाव में अभी जो रिजल्ट आया है, उस भारत जोड़ो यात्रा और शिव कुमार जी का जो एक मिला जुला ताकत रहा, वो कर्नाटका का परिणाम निकला। कांग्रेस ने इस बार बहुत ही अच्छा किया कि वहां के स्थानीय नेतृत्व को, शिव कुमार जी को आगे रखकर चुनाव लड़ा। और दूसरा, खड़गे जी भी कर्नाटका से आते हैं, इसका भी परिणाम बहुत अच्छा लगा कि हमारा जो एससी वोट था वो कंबाइन होकर के पड़ा, और जेडीएस से कट के कुछ वोटें जो हमारा बढ़ जाता था वो अब जाकर के हम लोग कंबाइन होकर के मतदाताओं ने एक जगह मत दिया, और उसका परिणाम निकला कि बीजेपी का वोट शेयर नहीं कम होने के बावजूद भी कांग्रेस का वोट शेयर काफी बढ़ा है। और वो वोट शेयर जो है, कलेक्टिव वोट शेयर जो विपक्षों का आया है, जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। वोट परसेंट बढ़ा है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, मैं एक ब्रेक लूंगा और उसके बाद जब ब्रेक से लौटूंगा तो स्वाति जी बहुत सारा मटेरियल लिए हुए हैं, बहुत सारे सवाल हैं। बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी कुछ बातें हुई थी, बहुत सारी बातें। अंदर की बात क्या है स्वाति जी जानती हैं। सीधे बिलाल सब्जीवारी दिल्ली से जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। बिलाल भाई भले ही दिल्ली में हैं, लेकिन बहुत अंदर की खबर ये भी रखते हैं कर्नाटक और पूरे देश की राजनीति की। बिलाल भाई,
एक तरीके से ये देखा गया इस पूरे चुनाव में कि जो खड़गे जी एक दलित वर्ग से आते हैं, मैं उनको केवल दलितों के नेता नहीं मानता, क्योंकि जहां एक तरफ सारे दलों में यूथ 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 की बात हो रही है कि भाई बहुत यूथ यूथ और रोटेशन चल रहा है कि भाई रोटेशन इसको हटाओ, तुम्हारी उम्र हो गई, सिट्टार साहब नहीं लड़ पाओगे, सऊदी साहब आप भी मत लड़ो, आपकी भी उम्र हो गई। सब मार्गदर्शक मंडल में जहां लोग भेजे जा रहे हैं वहां उन्होंने 80 साल का अध्यक्ष बनाया और उस 80 साल के अध्यक्ष ने 1 महीने में इतनी रैली सभाएं कर दी और यही नहीं, पर्सनल अटैक भी कर दिया नरेंद्र मोदी पर। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं हुआ। इसकी बड़ी वजह जो मैं देख पा रहा हूं कि चौतरफा वोट मिला है, जो कभी एक वक्त कांग्रेस की ताकत होती थी, इंदिरा गांधी के वक्त, राजीव गांधी के वक्त, उससे पहले के वक्त, कि कांग्रेस पार्टी को सभी दलों का, सभी जगह का वोट मिलता था। आप यहां देखिए, एससी ने भी दिया, एससी ने दिया, माइनॉरिटी ने भी दिया, ओबीसी ने भी दिया, और वोकालिंगा जो बहुत मजबूत भारतीय जनता पार्टी का वोकालिंगा और लिंगायत हुआ करता था, उसमें भी बहुत तगड़ा स्लाइस किया है। तो आप एक तो दलित एंगल से क्या देखते हैं कि दलित मुस्लिम जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, अगर ये पूरे देश में ऐसा ही चला तो उस राजनीतिक परिस्थिति को कैसे देखते हैं आप? देखिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल है और इसका परिप्रेक्ष्य भी काफी व्यापक है। दरअसल कर्नाटक चुनाव में हमको ये चीज जहन में रखने की जरूरत है कि कर्नाटक में जब कांग्रेस और जेडीएस की सरकार थी और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उसे तोड़ के सरकार बनाई थी, और जिस तरह से डीके शिव कुमार की जो भूमिका उसके उन परिस्थितियों में रही थी, तो वो एक लोगों की सब कॉन्शियस में मौजूद था। और मौजूदा समय में जो लिंगायत समाज है, उस लिंगायत समाज से जुड़े जो मठ हैं, उन मठों की जो भूमिका रही है और जिस तरह से उनसे कमीशन की मांग की गई है, तो ये आवाजें वहां से मुखर होनी शुरू हुई जो समाज में काफी प्रभावशाली होते हैं। दरअसल वो उन मठों का जो विरोध था ब्राह्मण लॉबी से हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रेटेजी के तहत उन मठों में अपने लोग बिठाना चाहती थी, ब्राह्मणवाद को एक तरजीह देना चाहती थी। और जो एक पारंपरिक एक लगाव है उन लोगों का उन मठों से लिंगायत समाज में, वो काफी महत्वपूर्ण है। उनका वहां के एजुकेशन सिस्टम में काफी योगदान है, उनका सामाजिक सरोकार से काफी योगदान है। तो यहां से वो आवाज उठनी शुरू हुई और जिस तरह से एक 40% की सरकार का जो एक टैग इस गवर्नमेंट पे चस्पा हुआ और समाज के अंदर से एक पब्लिक की वॉइस जो डेवलप हुई, ये सब पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म बना जिसके ऊपर जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दलित समाज से आते हैं, और वहां पर जो शेड्यूल कास्ट लेफ्टिस्ट एंड शेड्यूल कास्ट ट्राइब राइटिस्ट जो फोर्सेस है, उनका भी आकर्षण एक दलित फेस होने के नाते कांग्रेस प्रेसिडेंट की तरफ हुआ। और साथ ही साथ ये सब आधार बढ़ता रहा, गवर्नेंस का भी इशू था और इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेंगलोर के अंदर खासतौर से आईटी हब है, वहां पर जिस तरह से आवाजें उठने लगी थी, विकास का जो मॉडल था, तो ये सब मिलाकर एक चीजें एक नेट डेवलप हो रहा था जो एक एंटी इनकम्पेंसी का रूप धारण करता चला गया, और जिसमें कांग्रेस ने बहुत स्ट्रीमलाइन होकर फोकस होकर लीडरशिप को कलेक्टिवली रखा और बहुत ही स्मूथली कैंपेन को बिल्डअप किया, सिस्टमैटिकली गेयर अप किया और दलित फेस को सामने रखा, वहां के क्षेत्रीय छत्रपों को सामने रखा, साथ ही एंटी इनकम्पेंसी पर ज्यादा जोर दिया, क्षेत्रीय मुद्दों को पकड़ के रखा मजबूती से, और ध्रुवीकरण के मुद्दों को जिस तरह से प्रियंका गांधी की रैली के माध्यम से काउंटर कराया गया नरेंद्र मोदी की रैलियों को, ये सब इस स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। इसके बावजूद मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि कर्नाटक क्योंकि दक्षिण का राज्य है, वहां पर जो प्रधानमंत्री की जो ओरेटल स्किल्स है वो हिंदी हार्टलैंड में ज्यादा प्रभावित होती हैं, क्योंकि वो ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ब्रांड वैल्यू यकीनन है, तो लास्ट मूवमेंट पे जिस तरह से क्षेत्रीय मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी खासतौर से उसके आरएसएस संगठन जो रेगुलर फीडबैक देता था, उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि क्षेत्रीय मुद्दों पर हमारा और बुरा हाल हो सकता है, इसलिए उन्होंने मोदी ब्रांड वैल्यू को इस्तेमाल करके इस चुनाव को
क्षेत्रीय मुद्दों से टोटली बाईपास कराकर राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ने की कोशिश की। हालांकि इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई, लेकिन यह कहना कि राष्ट्रीय मुद्दे, ध्रुवीकरण मुद्दे नॉर्दर्न इंडिया में प्रासंगिक नहीं है, यकीनन है, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ये एक ऐसी बेल्ट है जहां पर लोगों का माइंडसेट इन मुद्दों से जुड़ा हुआ है और मोदी आज भी यहां पर प्रासंगिक है। मैं तो यह नटशेल में ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नाक कटने से बचा लिया। हालांकि कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन्हें हवा में नहीं जाना चाहिए, पैर जमीन पे ही रखने चाहिए और अपनी स्ट्रेटेजी को एक बार फिर स्ट्रीमलाइन करके मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अंदर एक डीप स्टडी करनी चाहिए ताकि लोकसभा चुनाव जो मुख्य उद्देश्य है उस पर फोकस कर। ठीक बात है। स्वाति जी, मेरा बहुत महत्वपूर्ण एक दो प्रश्न है, चूंकि आप वहाँ बहुत करीब से आपने चीज़ों को देखा। एक तो एक जरा बहुत कम शब्दों में समझाइए कि जो दलित, मुस्लिम, ओकालिंगा, लिंगायत, कुर्बा, ये इस सारे फ्रंट पर क्या बीजेपी चूक गई? एक मेरा ये प्रश्न है। दूसरा, जो मुद्दे वहाँ कर्नाटक में उठे, क्या आप उत्तर भारत की तरफ उन मुद्दों को उठते देख रही हैं? महंगाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, इस तरह के मुद्दे क्या उत्तर भारत की तरफ आप देख रही हैं आते हुए? और हिंदुत्व, दक्षिण का द्वार, आरएसएस की प्रयोगशाला, हिंदुत्व, ये जो एक घातक जो मिक्सचर बनता है ना, वो क्या डिकोड हो गया या अभी और ये दूनी ताकत के साथ में उत्तर भारत में आक्रमण होगा कांग्रेस पर, विपक्ष पर? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बड़ा दो तीन बड़े बुनियादी प्रश्न है स्वाति जी। जी, आपका जो पहला प्रश्न है जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2018 में जो गलती कांग्रेस ने की, इस बार 2023 में बीजेपी ने साफ वही गलती की। क्या है कि कर्नाटका में आप देख लो कि 38% का ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस का मत है, तो और वो बहुत बड़े संख्या में है। तो फिर आप हमेशा कांग्रेस ने कंसोलिडेट करने के लिए, जब सिद्धरामैया 2013 में आए थे तो फिर उन्होंने एक अहिंदा का फैक्टर लेके आए थे, अल्पसंख्यक, दैट इज माइनॉरिटी, दलित तो दलित है, और ये जो ओबीसीज है, तो फिर इन लोगों को मैं जुड़ के आऊंगी, मैं इन लोगों का बड़ा नेता हूँ, इनका एक नरेटिव सेट किया था। पर 2018 में आते आते वो पूरा नरेटिव चला गया था। एक तरफ से तो मुस्लिम अपीसमेंट थे, तो फिर वो तो जो वोट आना है आपको तो आता ही होगा, और एक तरफ से तो लिंगायत को डिवीजन करने में लगे थे ताकि बड़े जात का वोट मिल जाए, और दूसरी तरफ से वोकलिगा को एक टॉन्ट लगा कि जब आपके पिता के ऊपर मैं बादशाह रख के बोलती हूँ कि कुमार स्वामी तो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला है, ये एक जो नारा उन्होंने कहा था कि मतलब मैं देवेगौड़ा का साक्षी मानकर कहती हूँ कि कुमार स्वामी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला है, ये नारा हर जगह इन्होंने जैसे ठूसा, तो फिर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया एक ऊपर जात का। और उस समय भी ऊपर जात को कॉन्सेंट्रेट करते करते 38% का जो ओबीसी है ये नेग्लेक्ट हो गया था। तो 2023 में अभी बीजेपी ने भी ये बहुत बड़ा गलती की कि आपने रिजर्वेशन माइनॉरिटी से 4% हटा के 2% ओकलिगा को दे दिया, 2% लिंगायत को दे दिया, पर और ओबीसी को जो है तो उसके लिए तो कोई देखा नहीं है, उसके लिए कोई सोचा नहीं है। मुझे लगता है कि आगे जाके जो भी राजनीति चलने वाले हैं कर्नाटका में, खास करके अगर आप जात के ऊपर राजनीति कर रहे हो हिंदुत्व को छोड़ के, तो फिर आप, मुझे लगता है कि आपको अगर पूरा जो ओबीसी 38% है उसको आप कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे, तो मुझे ये लगता है कि आगे जाके कोई भी पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो या रीजनल पार्टी हो, कामयाब होना बहुत बड़ा मुश्किल है। अगर ये लोग कंसोलिडेट होके एक तरफ से वोट कर दिया तो आगे जाके ओकलिगा कंसोलिडेट होके वोट करना, लिंगायत कंसोलिडेट होके वोट करना, ये बहुत मुश्किल है। हो गया लिंगायत में बंटवारा हो गया, जहां तक रामकृष्ण हेगड़े, उसके बाद वीरेंद्र पाटिल, जेएच पटेल, येडियुरप्पा, इन सब लोगों ने जो भी लिंगायत को एक स्तर पे लाने का जो कोशिश की, अभी चला गया। मुझे भी नहीं लगता कि आगे तो 10 साल में कोई ऐसे लिंगायत लीडर उभर के आएंगे कांग्रेस से या बीजेपी से कि जो लिंगायत को जोड़ पाएंगे। अभी जो बंटवारा होने के बाद मुझे लगता है कि आपको ओबीसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, तो वही आपको साथ ले जा सकते हैं। और उसके साथ साथ दलित तो हमेशा बीजेपी के साथ है, दलित लेफ्ट जो है वो बीजेपी के साथ है, पर आप
इतने कंफ्यूजन में है, स्पेशली कर्नाटका में बीजेपी की दलित राइट आपके साथ है, दलित लेफ्ट आपके साथ है, किसके साथ मुझे जाना है? जब आपके लिए ही क्लैरिटी नहीं है तो फिर वोटर्स के लिए वो क्लैरिटी नहीं बनने वाले हैं। और आपने जो बोला अभी जो कर्नाटका की रिजल्ट है वो नेशनल लेवल पे क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, महंगाई सबसे बड़ा इशू है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। हमारे घर में जो काम करती है काम वाली, तो फिर मैं उनसे पूछा था कि आप किसको वोट करने वाले हो? उन्होंने बोला, यार दीदी मुझे तो एक गारंटी कार्ड मिला है जिसके ऊपर सिद्धारामैया और डीके शिव कुमार का सिग्नेचर है। तो फिर मैं जाके अगर उनके वोट करके उसके बाद जब सरकार आती है तो अगर मैं ये दिखा देती हूँ तो फिर मुझे 2000 रुपया मिलने वाला है, मेरा बेटा को 3000 रुपया मिलने वाला है, मुझे 200 यूनिट बिजली फ्री मिलने वाले हैं। आप मान लो कि जो 6000 5000 एक महीने में जो कमाते हैं, अगर वो 1150 रुपया एक गैस सिलेंडर के ऊपर देना पड़ेगा हर 2 महीने में, तो फिर ये तो पॉसिबल नहीं है। आप डिसाइड कर लो कि आप राजनीति कैसे कर रहे हो, आप डिसाइड कर लो आप राजनीति किसके लिए कर रहे हो। अगर आप फ्रीबीज बंद करना चाहते हो, आप पहले जो भी गरीबी है भारत के अंदर उसको हटाओ, बाद में आपका मतलब जो भी एजेंडा है तो वो लाने के लिए कोशिश करो। आप एक तरफ से ये भी नहीं कर रहे हो, आप वो दबाव ला रहे हो, तो उसके ऊपर आप डिपेंड कर रहे हो और बोल रहे हो कि हमें वोट मिलना चाहिए। ये बड़ा मुश्किल है। और ये चीज को इतनी आसानी से पकड़ लिया। आप देख लो कि जब नीतीश कुमार जिन महिलाओं के वोट से जीत रहे थे, उत्तर प्रदेश में जिन महिलाओं की वोट से योगी आदित्यनाथ जीत गए थे, और पूरा भारत में 2019 में जिन महिलाओं की वोट से मोदी जी भी जीत गए थे, इस बार वही महिलाओं की वोट से कांग्रेस जीत गया है। अगर ये नैरेटिव कर्नाटका से लेकर यहाँ पे काटने की, यहाँ तो चुनाव हो गया, अभी तो कुछ नहीं कर सकते। अगर आगे जाके दूसरे स्टेटों पे अगर ये लागू होने से पहले भाजपा ने एक साफ निर्णय इसके ऊपर नहीं लिया, ये बहुत बड़ा नुकसान देश के स्तर पे भी जरूर होने वाला है। पर जैसे ये भी मानना बहुत जरूरी है, जैसे इसको स्टेट में उठाया, जैसे मुद्दे को उठाया स्टेट में, सिद्धरामैया थे, डीके शिव कुमार थे, पर ये एक्चुअली नेशनल स्तर पे राहुल गांधी क्या उठा पाएंगे इसको? और एक मिलके थर्ड फ्रंट तो मुझे तो नहीं लगता कि ये बनता है कि नहीं बनता है। नवीन पटनायक तो नीतीश कुमार के साथ जाके खाना खा के कहते कि थर्ड फ्रंट है, मोदी के साथ चाय पीने के बाद कहते कि थर्ड फ्रंट नहीं है। तो अगर कांग्रेस अकेला इसको ठीक से ले पाता है तो फिर मुझे लगता है कुछ बन सकता है, पर या नहीं तो कर्नाटका को एक राष्ट्रीय स्तर पे रिफ्लेक्ट करना, फोटो फिनिश करना इतना आसान कांग्रेस के लिए जरूर नहीं है अभी। तो इस अगले 5 साल के लिए तो ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात। अब चूंकि वक्त इस कार्यक्रम का खत्म हो रहा है, मैं शैलेश सिंह से एक छोटा सा कमेंट लूंगा। स्वाति ने साफ साफ कह दिया बिल्कुल खरी खरी कि ये परसेप्शन अगर आप बना ले गए, महंगाई को अगर मुद्दा बना ले गए, भ्रष्टाचार को अगर मुद्दा बना ले गए देश में, तो आपको परिणाम कमोबेश ऐसे मिल सकते हैं। लेकिन 2018 में आपकी सरकार 3 राज्यों में बनी, इसी तरीके से कर्नाटक में भी आपकी बनी थी, और उसके बाद फिर लोकसभा में जब 19 का हुआ तो मोदी जी का जादू चला, 25 सीटें वो जीत लिए थे। शैलेश जी, इन्फ्लेशन अभी कम हुआ है कल से। देखिए वो कह रहे हैं इन्फ्लेशन कम हुआ है 10 मई को वोट पड़े, इन्फ्लेशन कम हो गया है। अरे तेल में भी कम कर दो भैया, सस्ता तेल खरीद के महंगा बेच रहे हो आप लोग। शैलेश जी एक टिप्पणी फिर मैं खत्म करूंगा। श्रीनाथ जी से सिर्फ एक ही शब्द है कि इस हार की जिम्मेदारी क्या मोदी जी खुद लेंगे? भाजपा का शेयर मार्केट में शेयर एक एक करके प्लीज 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 एक एक करके। शैलेश जी आप बोलिए, फिर मैं फाइनल कमेंट लूंगा शशाद्री जी से। मैं खत्म कर रहा हूँ। प्लीज प्लीज शैलेश जी प्लीज। टेलिंग मी दैट बिकॉज़ मोदी केम एटलीस्ट नाक नहीं कटा, वो तो ठीक है। मोदी जी आया, आई मीन वी कांट से इट डिड नॉट हैपन। ठीक बात है, ठीक बात है। शैलेश जी छोटा सा कमेंट, फिर मैं बिलाल भाई के पास जाऊंगा, समाप्त करेंगे बिलाल भाई। महंगाई को हम लोगों ने मुद्दा बनाया है और इस महंगाई के मुद्दे को लेकर के हम लोग पूरे देश में जा रहे हैं, जन आंदोलन कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये आंदोलन काफी तेजी से बढ़ेगा और हर प्रदेश में आपको ये महंगाई का आंदोलन देखने मिलेगा। अब हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी बनाया है कि राज्य के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको भी लेकर के हर राज्य में जाएंगे और जो केंद्र के मुद्दे हैं उनको भी लेकर के राज्य में जाएंगे। ठीक बात है। बिलाल भाई फाइनल कमेंट। बिलाल भाई फाइनल कमेंट, बहुत संक्षिप्त में। अनम्यूट करिए, आपको सुन नहीं पा रहे हैं हम।
बिलाल भाई, बिलाल भाई का नेटवर्क गड़बड़ा गया। स्वाति जी फाइनल कमेंट मैं खत्म करूंगा, अनम्यूट करिए। मुझे लगता है नेटवर्क के कोई प्रॉब्लम है, दोनों मेहमानों की आवाज नहीं आ पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत सारी बातें हमारे जो विश्लेषक थे उन लोगों ने कह दी हैं। स्वाति चंद्रशेखर ने भी कह दिया कि भाई ठीक है, कर्नाटक में चल गया है, लेकिन अगर ये महंगाई को, भ्रष्टाचार को, बेरोजगारी को अगर राष्ट्रीय स्तर पर आप मुद्दा बना पाएंगे तभी आपको कुछ सुखद परिणाम हो सकते हैं। और ये अभी सफर बहुत कठिन है, आग का दरिया है, तैर के जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।